द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप मिड 18 सेंचुरी यूरोप के मैप को देखोगे तो आपको कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं दिखेंगी आज की तरह। आज जिन्हें हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड से जानते हैं, वे किंगडम्स में डचीज़ और कैंटन्स में डिवाइडेड थे। उनके रूलर्स के पास उनकी ऑटोनमस टेरिटरीज थी। यूरोप के ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर में थे, जिसकी टेरिटरीज में अलग अलग टाइप के लोग रहते थे और वे लोग इतने अलग थे कि वे कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर शेयर नहीं करते थे। ज़्यादातर वे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। अगर हम हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल लें, जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करता था, तो वहाँ अलग अलग रीजन्स का और लोगों का पैचवर्क था। इसमें एल्पाइन रीजन था, द टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड, साथ ही बोहेमिया, जहाँ अरिस्टोक्रेसी जर्मन स्पीकिंग थी। अरिस्टोक्रेसी मतलब कि जो हायर क्लास लोग थे, और इसमें लॉम्बार्डी और वेनेशिया के इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी में जर्मन स्पीकिंग, इटालियन स्पीकिंग लोग भी थे। हंगरी में आधी पॉपुलेशन मैग्यार बोलते थे और आधे अलग अलग बोली बोलते थे। गैलिशिया में अरिस्टोक्रेसी पॉलिश बोलते थे। पॉलिश मतलब पोलैंड में बोले जाने वाली भाषा। इन तीन डोमिनेंट ग्रुप के अलावा सब्जेक्ट पीजेंट लोग, जैसे कि नॉर्थ में बोहेमियंस और स्लोवैक्स, कार्नियोला में स्लोवीन्स, साउथ में क्रोएट्स और ट्रांसिल्वेनिया के ईस्ट में रोमन्स। इतना ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण पॉलिटिकल यूनिटी होना मुश्किल था। उनमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन थी कि वे एक एम्पायर के अंडर में थे। अब राइट हैंड साइड में इम्पॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, ये भी एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेपोलियन ने 1797 में इटली पर हमला किया था। नेपोलियनिक वॉर्स स्टार्ट हो गई थी। 1814 से 1815 में नेपोलियन हार गया और वियना पीस सेटलमेंट हुआ। 1821 में ग्रीक की स्ट्रगल ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट स्टार्ट हो गई थी। 1848 में यूरोप में रेवोल्यूशंस, पीजेंट्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स, आर्टिसंस ने इकोनॉमिक हार्डशिप के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। मिडिल क्लास ने कॉन्स्टिट्यूशंस और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड की। इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स, पोल्स, चेक्स एक्सेट्रा ने नेशन स्टेट्स की डिमांड की। 1859 टू 1870 में इटली का यूनिफिकेशन हुआ। 1905 में स्लाव नेशनलिज्म ने हैब्सबर्ग और ऑटोमन एम्पायर में फोर्स इकट्ठा की। कैसे नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का आइडिया इमर्ज हुआ। अब 2.1 एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट पर लैंडेड एरिस्टोक्रेसी मतलब जिनके पास ज़मीन थी, वो डोमिनेंट क्लास, सोशली यानी सामाजिक तौर पर और पॉलिटिकली भी। ये लोग एक ही तरह की लाइफ जीते थे और एक ही तरह के रीजन में रहते थे और कंट्री साइड में खुद के स्टेट्स और टाउन हाउसेस होते थे। हाई सोसाइटी में और डिप्लोमेसी के पर्पस से फ्रेंच बोलते थे। डिप्लोमेसी मतलब कि राजनीति। उनकी फैमिली ज़्यादातर शादी के बंधन से जुड़ जाती थी। हालांकि ये पावरफुल अरिस्टोक्रेसी पॉपुलेशन बहुत कम मात्रा में थी और पॉपुलेशन का ज़्यादातर भाग पीजेंट्री से बना था। वेस्ट में ज़्यादातर लैंड किराएदार, टेनेंट्स और छोटे ओनर्स के द्वारा फार्म किया जाता था। हालांकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग का पैटर्न वास्ट स्टेट्स के फॉर्म में था और यहाँ सर्व्स कल्टीवेट किया करते थे। सर्व्स मतलब कि गुलाम। सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स और वेस्टर्न में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड की ग्रोथ हुई। इसके कारण टाउन्स की ग्रोथ हुई और कमर्शियल क्लासेस का इमर्जेंस हुआ और इसका एग्जिस्टेंस मार्केट के लिए प्रोडक्शन पर निर्भर करता था। 18वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया और फ्रांस में और जर्मन स्टेट्स के पार्ट्स में 19वीं सेंचुरी में हुआ।
इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एक नए सोशल ग्रुप के रूप आई और मिडिल क्लास बनी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स थे। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में लेट 19th सेंचुरी तक ये ग्रुप्स मात्रा में कम थे। एजुकेटेड और मिडिल क्लास लिबरल्स के नेशनल यूनिटी के आइडियाज़ और अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस के एबोलिशन ने पॉपुलैरिटी हासिल की। प्रिविलेजेस मतलब कि एडवांटेजेस और एबोलिशन मतलब कि समाप्ति। अब 2.2 लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है, ये पढ़ते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में नेशनल यूनिटी के आइडियाज़ लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से काफ़ी अलाइड थी। लिबरलिज्म टर्म लैटिन रूट लिबर से बना है। इसका मीनिंग है फ्री। नई मिडिल क्लास के अनुसार एक इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम और लॉ के आगे सभी बराबर है। सही मीनिंग था लिबरलिज्म का पॉलिटिकली एक गवर्नमेंट बने, सभी के कंसेंट से बने। कंसेंट मतलब कि सहमति। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम लिबरलिज्म के अनुसार ऑटोक्रेसी और क्लेरिकल प्रिविलेजेस ख़त्म होना चाहिए। ऑटोक्रेसी का मतलब एक तंत्र, पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए। 19th सेंचुरी में लिबरल्स ने प्राइवेट प्रॉपर्टी के इनवायलेबिलिटी पर स्ट्रेस किया। इनवायलेबिलिटी का मतलब अनुलंघनीयता। लॉ के आगे सभी बराबर होंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सभी को वोट देने का अधिकार होगा। आपको याद होगा रेवोल्यूशनरी फ्रांस में जिसके पास प्रॉपर्टी थी उन्हें वोट देने का अधिकार था। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकते थे। कुछ समय के लिए जेकोबिन्स ने सभी अडल्ट मेल मतलब कि 25 साल से ऊपर मेल को वोट देने का अधिकार दे दिया था, पर जब जेकोबिन्स हटे और नेपोलियनिक कोड आया तो फिर से लिमिटेड वोटिंग हो गई और औरतों को माइनर स्टेटस दे दिया। पूरी 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में औरतों और जिन आदमी के पास प्रॉपर्टी नहीं है उन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए मूवमेंट्स किए। पैसों की टर्म्स में लिबरलिज्म का मीनिंग है कि सभी को मार्केट में फ्रीडम होना चाहिए और सामान और पैसों के मूवमेंट पर गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शन लगाती है वो नहीं लगाना चाहिए। 19th सेंचुरी के समय इमर्जिंग मिडिल क्लास की यह स्ट्रॉन्ग डिमांड थी। अब हम 19th सेंचुरी के पहले हाफ में जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नेपोलियनिक कोड ने कभी पॉजिटिव चेंजेस लाए थे। नेपोलियन ने जर्मनी के छोटे छोटे हिस्सों को 39 स्टेट्स में बांट दिया था। हर एक स्टेट्स की अपनी करेंसी थी, खुद के वेट्स और मेजर्स थे, मतलब नाप तोल सभी के अलग अलग थे। एक व्यापारी जो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता था अपना सामान बेचने के लिए 1837 में उसे 11 कस्टम्स बैरियर्स से पास होना होता था और हर एक बैरियर पर 5% कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। ड्यूटीज़ सामान के वेट और मेजरमेंट के अनुसार होती थी। हर एक रीजन की अपनी मेजरमेंट या वेट होती थी, इसलिए इन सब में बहुत टाइम लगता था। एग्जाम्पल के लिए कपड़े का मेजरमेंट एल होता था जो कि हर एक रीजन के लिए अलग अलग लेंथ का था। फ्रैंकफर्ट में टेक्सटाइल मटेरियल का एल 54.7 सेंटीमीटर था, माइंस में 5.51 सेंटीमीटर था, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर था। इन कंडीशंस की वजह से इकोनॉमिक एक्सचेंज यानी पैसों के एक्सचेंज में और ग्रोथ में कभी दिक्कत आती थी। नई कमर्शियल क्लासेस को और इन लोगों ने कहा समान लोगों और कैपिटल के मूवमेंट में एक समान इकोनॉमिक टेरिटरी बनानी चाहिए। तो 1834 में कस्टम्स यूनियन या ज़ोल्वेरेन बनाई गई। प्रूएशिया के इनिशिएटिव से और बहुत से जर्मन स्टेट ने ज्वाइन किया। यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स बंद किए और 30 अलग अलग करेंसी को 2 करेंसी कर दिया। रेलवेज़ का नेटवर्क बनाया गया।
मोबिलिटी के लिए हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट का नेशनल यूनिफिकेशन हुआ। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने की लहर के साथ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स भी बढ़ने लगे। अब 2.3 1815 के बाद न्यू कंजर्वेटिज्म पढ़ते हैं। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट्स कंजर्वेटिज्म के स्पिरिट के द्वारा चलाई जा रही थी। मतलब जितने भी राजाओं को नेपोलियन ने हटाया था सभी वापस आ गए। कंजर्वेटिज्म मतलब कि यह एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो ट्रेडिशन की इम्पोर्टेंस पर जोर देती है, जो कस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करते हैं और जो धीरे धीरे डेवलपमेंट प्रेफर करते हैं। कंजर्वेटिव्स मानते थे कि स्टेट और सोसाइटी के ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हों, यानी कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज़, प्रॉपर्टी और फैमिली को प्रिजर्व करना चाहिए। बहुत से कंजर्वेटिव्स प्री रेवोल्यूशनरी डे की सोसाइटी वापस नहीं चाहते थे, पर नेपोलियन को मारने के बाद जो भी बदलाव आए थे उन बदलाव को रियलाइज़ कर रहे थे और वो मॉडर्नाइजेशन के साथ राजाओं के राज को चाह रहे थे। और उनका कहना था कि ऐसे में स्टेट की पावर ज़्यादा असरदार और ताकतवर होगी। एक मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म और सर्वडम ख़त्म किया। इससे यूरोप की ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ ज़्यादा ताकतवर होगी। फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद। 1815 में यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटेन, रशिया, प्रोवेशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। वे यूरोप के लिए वियना में एक सेटलमेंट के लिए मिले। मीटिंग कांग्रेस ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने होस्ट की थी। डेलीगेट्स ने 1850 की वियना की ट्रीटी बनाई और उनका ऑब्जेक्ट था कि जो नेपोलियन वॉर्स में चेंजेस लाए हैं उनको हटाया जाए। बर्बन डायनेस्टी जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम हटा दिया था उसे वापस लाया जाए। नेपोलियन ने जो भी टेरिटरी जीती थी उनका आपस में बंटवारा कर लिया, तो फ्रांस ने बहुत सारी टेरिटरी खो दी। फ्रांस के चारों तरफ कंट्रीज़ बना दी गई ताकि फ्यूचर में कभी फ्रांस आगे ना बढ़ सके। फ्रांस के नॉर्थ साइड बेल्जियम, नेदरलैंड बना दिया गया। साउथ में जेनोआ को पीडमोंट में ऐड कर दिया। वेस्टर्न फ्रंटियर में नई टेरिटरीज़ प्रोवेशिया, हालांकि नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल ऑस्ट्रिया को दे दिया, पर नेपोलियन के द्वारा 39 स्टेट्स का जर्मन कन्फेडरेशन को टच नहीं किया, मतलब उसमें चेंजेस नहीं किए। ईस्ट में रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया और प्रोवेशिया को सैक्सनी दिया। मेन इंटेंशन था कि जो मोनार्कीज़ नेपोलियन ने हटा दिया था वह वापस लाना था और यूरोप में नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाया जाए। 1815 में कंजर्वेटिव्स अपनी अपनी चलाते थे और अगर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कोई कुछ बोलता था तो उसे दबा दिया जाता था। ज़्यादातर सेंसरशिप लॉज लगाकर न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज और गानों को जो आज़ादी को रिफ्लेक्ट करते थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े थे, उनको कंट्रोल किया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरी लिबरल्स को इंस्पायर करती रही। लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा एक बड़ा इशू उठाया गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो नए कंजर्वेटिव ऑर्डर ने क्रिटिसाइज किया था। अब 2.4 रेवोल्यूशनरीज पढ़ते हैं। 1815 के बाद के ईयर्स में लिबरल नेशनलिस्ट को दबाने के डर से अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई बहुत से यूरोप के स्टेट्स में ताकि रेवोल्यूशनरीज़ को ट्रेन कर सकें और उनका आइडिया फैला सकें। रेवोल्यूशनरी होने का इस टाइम मतलब था कि वियना कांग्रेस के बाद
जो मोनार्कियल फॉर्म्स आया उसे अपोज करना और लिबर्टी और फ्रीडम के फाइट को करना था। बहुत से रेवोल्यूशनरीज ने देखा कि फ्रीडम के लिए नेशन स्टेट्स का बनना एक ज़रूरी पार्ट है। इस तरह के एक इंडिविजुअल हैं इटालियन रेवोल्यूशनरी जिसेप्पे मज़ीनी, जो 1807 में जेनुआ में पैदा हुए थे। वह कार्बोनेरी की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने। 24 इयर्स की एज में देश से बाहर उन्हें एक कैदी बना दिया गया क्योंकि उन्होंने 1831 में नाइजीरिया में रेवोल्यूशन करने की कोशिश की थी। उन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई, पहली यंग इटली मार्सेलेज में और बाद में यंग यूरोप बर्न में, जिनके मेंबर्स पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स के दिमागदार यंग आदमी थे। मज़ीनी का विश्वास था कि भगवान चाहते थे कि नेशंस मैनकाइंड का नेचुरल यूनिट होना चाहिए, इसलिए इटली के छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स का पैच वर्क कंटिन्यू नहीं हो सकता। इसे सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक होना चाहिए। इटली की आज़ादी के लिए इटली का यूनिफिकेशन ही एक रास्ता है। इनके मॉडल पर बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में। मज़ीनी की रिलेंटलेस अपोजिशन मोनार्की के लिए और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का विजन ने कंजर्वेटिव्स को डरा दिया था। मेटरनिच ने मज़ीनी को हमारी सोसाइटी का सबसे डेंजरस शत्रु की तरह डिज़र्व किया था।